दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रोज़गार पर। आप तो जानते हैं कि रोज़गार एक ऐसा टॉपिक और एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया में गूंजता है। कौन सा ऐसा मुल्क है जहां रोज़गार की ज़रूरत नहीं। इसी पर तो आलमी सतह पर जो है रोज़गार के और ममालिक के इंडेक्स तैयार होते हैं। कहीं पर जो है हंगरी पीपल इंडेक्स तैयार होता है और कहीं पर इकोनॉमिकल इंडेक्स तरह तरह के तैयार होते हैं। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि हम रोज़गार पर बात करें और इस सुलगते हुए मौजू को समझने की कोशिश करें। आप तो जानते ही है, इलेक्शन का दौर चल रहा है। हर पार्टी और हर पक्ष इस रोज़गार के उन्वान को लेकर खूब बातें अपने मैनिफेस्टो में करता है। हर दल अपनी तरफ से जो है रोज़गार के इश्यूज़ को लेकर योजनाओं को बयान करता है। मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत सारे नारे इसी रोज़गार को लेकर लगाए। कभी शाइनिंग इंडिया, कभी मेक इन इंडिया, तो कभी आत्मनिर्भर इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। लेकिन क्या इस वक्त भी हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाए हैं? क्या इस वक्त हिंदुस्तान के 140 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो कि इस वक्त जो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कहलाई जाती है, उन्हें मुकम्मल रोज़गार मिल रहा है? और अगर नहीं तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? हमने देखा हाल ही में जो है कुछ ऐसे मैनिफेस्टो भी पेश किए गए कि नौजवानों को अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा, महिलाओं के खाते में पैसा डाला जाएगा, किसानों को एमएसपी का कानून बना कर दिया जाएगा, किसानों के इश्यूज़ को हल किया जाएगा, उनके कर्ज़ों को माफ़ करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें इस बात पर गौर करना है कि क्या सचमुच हमारे देश की इकोनॉमी को इतना ज़्यादा सॉलिड और संवारा जा सकता है, इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि जिसके ज़रिए से हमारे रोज़गार का मसला, हमारे ये बुनियादी मसला सॉल्व हो जाए। अगर एक तरफ हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी होने जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी, तो दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज भी तो बांट रहे हैं। तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटना इस बात का सबूत है कि मुल्क की बड़ी आबादी रोज़गार से महरूम है। तो थोड़ी एक सरसरी नज़र हम जो है इस बात पर डालना ज़रूरी समझते हैं कि रोज़गार आखिर लोगों को मिले तो कैसे। ये तो आइडियल शक्ल है कि इसमें जो रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल जो प्ले करता है, वो होता है गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस जिस मुल्क की होती है, वहाँ उनका अव्वलीन फर्ज, उनका प्रथम कर्तव्य ये होता है कि वो अपने नागरिकों को रोज़गार दे, और उसका एश्योरेंस जो है वो मुकम्मल जो है सरकार लेती है। हम चाहते हैं कि हम भी जो है एक डेवलप्ड कंट्री की शक्ल में जो है दुनिया के सामने आए। तो हमें भी गुड गवर्नेंस के ज़रिए, एक बेहतरीन जो है अनुशासन के ज़रिए लोगों के रोज़गार के मसले पर संजीदगी से सोचना होगा। तो सबसे पहली और प्रथम जो जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है, तो जो भी सरकार हो इस मुल्क में,
या किसी भी मुल्क में उस रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के रोज़गार का प्रॉब्लम सॉल्व करे। उसके अलावा अब हमारे सामने जो ये विशाल भारत है, इस भारत में जितनी रियासतें हैं, जितने स्टेट है, जितने प्रदेश है, उन प्रदेश में बहुत सारे तो गरीब हैं और बहुत सारे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। इन सारे प्रदेश की इकोनॉमिकल सिस्टम से भी रोज़गार का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। जिस तरह हम अपने किसी पड़ोसी का हक अदा कर और उसके इश्यूज़ को महसूस करते हुए हम उसका साथ देते हैं, इसी तरह एक स्टेट को दूसरे स्टेट का साथ भी दिया जाएगा तो भी रोज़गार के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फिर इससे बढ़कर जो है वो हुकूमत जो किसी भी मुल्क में काम कर रही हो या फिर हमारे खुद इस मुल्क के अंदर, उस हुकूमत की नीतियों के ऊपर भी आधारित होता है रोज़गार का मसला। इस वक्त हमारी नीतियाँ कुछ इस तरह की है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता, बल्कि हमको थोड़ा बैलेंसिंग होकर बात करना पड़ेगा और हमको भावुकता से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, जज्बाती होकर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें संजीदगी से सीरियसली इस मैटर पे सोचना होगा कि क्या वाक़तन ये नहीं हो रहा हमारे मुल्क के अंदर कि मुल्क की दौलत चंद हाथों में सिमट कर रह गई है। मैं कोई पॉलिटिकल नारा नहीं लगा रहा, लेकिन एक सच्चाई है जिसको इस मुल्क का, इस देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है। क्या ये सच नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन का इतना ज़्यादा ज़ोर और इतना ज़्यादा जो है हमारे मुल्क के अंदर जो है मामला हुआ है कि जिसके ज़रिए से सरकारी जितनी मिशनरीज़ है वो प्राइवेट मिशनरीज़ के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है तब्दील हो चुकी है। अब सरकारी नौकरियों का तस्वुर कम होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में तो आप जानते हैं कि जो नौकरियां होती है वो काबिल एतमाद नहीं होती, उसमें एश्योरेंस नहीं होता। अक्सर औकात तो ये होता है कि प्राइवेट नौकरियां कॉरपोरेट लेवल से जो मिलती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। पेंशन की बात तो बहुत दूर की है। तो एक तरफ तो नीतियों के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है कि आपके मुल्क की पॉलिसीज़ कैसी है और उन पॉलिसीज़ के ज़रिए से जो है रोज़गार लोगों को मिल सकता है। और एक तो रोज़गार वो होता है जो सर्विसेज के ज़रिए से दिया जाता है, दूसरा रोज़गार का एक बहुत बड़ा ज़रिया है व्यापार जगत। आज व्यापार जगत में भी टैक्सेशन का मामला थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से व्यापारियों के लिए दिक्कतें खड़ी हुई है, उसको आसान किया जा सकता है, टैक्सेशन को कम किया जा सकता है और लोगों को सहूलियत फराहम की जा सकती है। ये भी एक हमारी बड़ी ज़रूरत है कि व्यापार जगत की पॉलिसीज़ कैसी हो, सर्विसेज में क्या पॉलिसीज़ हो, और उसके अलावा हमारे एक बहुत बड़ा तबका किसान भाइयों के लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो इस मुल्क का तकरीबन 50% जो है आबादी का 50% हिस्सा जो है किसानी के ऊपर आधारित है, डिपेंड है। और उसके साथ में हम देखते हैं कि प्रवासी मजदूर जिनका हाल हमने कोविड के वक्त में देखा कि कितना बुरा हाल था।
एक तो प्रवासी मजदूर है जिनकी तादाद करोड़ों में है इस मुल्क के अंदर, फिर दूसरे असंगठित क्षेत्र के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज लेवल पर जो मजदूर काम करते हैं, वो भी तो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा इशू है। अब इन सारे इश्यूज़ को, इन सारे लोगों को अगर हम समझेंगे और समेटेंगे तो मालूम होगा 70 से 80 करोड़ की तादाद में लोग इन्हीं क्षेत्र से जो है रोज़गार हासिल करते हैं। और पर हेड इनकम के हिसाब से देखा जाए, एक आदमी इस मुल्क में कितना कमाता है, अगर इस बात पे गौर किया जाए तो मालूम होगा कि किसी प्रदेश में तो हमारे भाई 4,000 रुपया, 3,000 रुपया कमा रहे हैं गरीब प्रदेश के अंदर, और अमीर अगर प्रदेश है तो वहाँ पर स्टेट्स के अंदर जो है 10,000 रुपया कमाया जा रहा है, 20,000 रुपया कमाया जा रहा है। 25,000 रुपया महीने को कमाने वालों की तादाद इस हिंदुस्तान के सर्वे में बताई गई कि 10% लोगों की। ये बात भी हमारे लिए शर्मनाक है कि इस मुल्क के 70% आबादी के पास जितना पैसा है, उतना पैसा हमारे इस मुल्क के 5% लोगों के पास है। और दीगर जो है 30% लोगों के पास जितना पैसा है, उतना इस मुल्क के 1% आबादी के पास है। ये सारे पहलू बहुत फिक्रमंदी के हैं और ये सारे पहलू चिंताजनक हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि रोज़गार के इशू को, रोज़गार के मौजू को समझा जाए? और महज समझने से ये मसला हल भी नहीं होगा। मसले को हल करने के लिए एक तरफ तो मुल्क की सरकार को सोचना है, अब जो सरकार मौजूद है, आगे जो सरकार होगी, तो दूसरी तरफ जो है यहाँ स्टेट लेवल पे बनने वाली सरकारों की जिम्मेदारी है। उसके बाद जो समाज में काम कर रहे सारे NGOs को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनको भी ये सोचना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि सामाजिक खिदमत के काम करते हैं NGOs, बट कोई एजुकेशन के फील्ड में काम करता है, कोई हेल्थ के फील्ड में काम करता है। रोज़गार कैसे समाज में क्रिएट किया जाए, इस पर मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन सोचती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को भी सोचने की ज़रूरत है और आखिर में जो है जनता में ये जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि इस मुल्क का हर शहरी, हर नागरिक, हर सिटीज़न रोज़गार के लिए फिक्रमंद हो। ऐसा ना समझे कि ये जिम्मेदारी स्टेट लेवल की है, ये जिम्मेदारी NGOs की है, ये जिम्मेदारी सरकार की है, तो हम कुछ ना करें। बल्कि हम में हर फर्द इस मौजू पर अगर फिक्रमंद हो जाए तो ज़रूर हमारे रोज़गार के मसाइल हल हो सकते हैं। जैसे मैंने एक दिन एक अखबार के अंदर हेडिंग में देख लिया कि जापान की एक बहुत बूढ़ी औरत है और उनकी बसेस के अंदर वो सफ़र कर रही है वहाँ की सिटी की, और वो गत्ती का रैगज़ीन फटा हुआ है बस के अंदर। वो अपने हाथों से सुई धागा निकाल कर उसको सीती है और उसके साथ में लिखा हुआ रहता है, इट्स माय प्रॉपर्टी। जिस दिन हम समझेंगे कि इस मुल्क की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, इस मुल्क के सारे इश्यूज़ की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, उस दिन तो जनता सही माने में बेदार हो जाएगी, सही मानों में अवेयर हो जाएगी, जागरूक रहेगी। इस जागरूकता की ज़रूरत है। आज हम समझते हैं कि चाइना की इकोनॉमी $18.5 ट्रिलियन है,
और आज हमारी $4 ट्रिलियन है, जबकि चाइना आबादी के मामले में अब हमसे पीछे होता जा रहा है। लेकिन एक पॉलिसी तो मानना पड़ेगी कि चाइना ने इकोनॉमिकली लोगों को इन्वॉल्व किया, अपनी आबादी को, अपनी जनसंख्या को हर एतबार से उन्होंने इन्वॉल्व रखा, मजबूर रखा। और यही चीज़ अगर हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया और मेक बाय इंडियंस, जिस दिन हम इस स्टेज पर आएंगे तो हमारे सामने दूसरा मुल्क खड़ा नहीं हो सकता। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले बन गए। आज हमारा एक्सपोर्ट में जो है रेशो बिल मुकाबिल जो देश है उससे लगभग 20% है। हम 15 बिलियन रुपीस का जो है इनकम ये इंपोर्ट करते हैं, तो उस जगह पे हम सिर्फ जो है 5 बिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट कर पाते हैं। वैसे क्यों है? ओनली 20% हमारा एक्सपोर्ट होता है और 80% हम इंपोर्ट करते हैं। तो यही तो है हमारे रोज़गार की बुनियादी जड़ें, सबको काम मिले, सब इसमें शरीक हो जाए और दिली तौर पर हम इस बात की कोशिश करें कि हर एक हाथ में काम हो। हम बाज़ औक़ात ये भी देखते हैं कि एक घर के अंदर 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, इनकमिंग सोर्स सिर्फ एक फ़र्द या 2 अफराद के ऊपर डिपेंड होता है। 2 पर्सन्स, 1 पर्सन इनकम हासिल करते हैं, बाकी 5-7 लोग जो है खाने वाले होते हैं। आप पर हेड इनकम को अगर डिवाइड कर देंगे तो वो 7 लोगों पे हो जाएगा। आप अगर 30,000 रुपये कमा रहे हैं और 6 लोग खाने वाले हैं तो 5,000 पर हेड इनकम हो जाएगा। तो इस बात की कोशिश भी करें कि हर वर्ग के लोगों को, चाहे मर्द हो, चाहे औरतें हो, चाहे जवान हो, सभी को उसमें इन्वॉल्व किया जाए और इस तरह रोज़गार के मसले को हल करने की कोशिश की। तो हमने 2 पहलू समझने की कोशिश की। एक तो रोज़गार बहुत अहम मुद्दा है, रोज़गार बड़ी ज़रूरत है, और दूसरी बात कि रोज़गार किसकी जिम्मेदारी है? रोज़गार हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है और यहाँ जो सरकारें चलती है उनकी जिम्मेदारी है, जो NGOs काम करती है उनकी भी जिम्मेदारी है, और नीचे आ जाइए तो हर फर्द की, हर शहरी की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और ये होगा तभी तो मुमकिन है कि हमारे हालात बदले।